विपक्ष तो हमला कर ही रहा है और अब सत्ताधारी के घटक दल एलजेपीआर के मुखिया चिराग भी आपराधिक घटनाओं पर अपनी सरकार को घेरने में लगे हुए हैं। चिराग पासवान ने नीतीश कुमार पर सवाल दागे हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल खड़े किए। चिराग ने बिहार पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि अब और कितने बिहारियों की जान ली जाएगी, समझ से परे है कि बिहार पुलिस की जिम्मेदारी क्या है। अब चिराग का ये बयान सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। बता दें कि बिहार में आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, जिस पर लगाम लगाने में नीतीश सरकार विफल साबित हुई है। ऐसे में विपक्ष लगातार कानून व्यवस्था का मुद्दा उठा रहा है। बिहार में आपराधिक घटनाओं को लेकर तेजस्वी यादव ने राज्य में कानून व्यवस्था पर तीखा हमला किया। उन्होंने नीतीश को अचेत मुख्यमंत्री करार देते हुए उनकी चुप्पी पर सवाल उठाए। तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया, पटना में एक और व्यवसायी विक्रम झा की जान ले ली गई। डीके टैक्स तबादला उद्योग प्रदेश की अराजक स्थिति का मुख्य कारण। अचेत मुख्यमंत्री क्यों है मौन? प्रतिदिन सैकड़ों जान जाने का दोषी कौन? भ्रष्ट भूंजा पार्टी जवाब दे। तेजस्वी पहले से ही राज्य की कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाते आ रहे हैं और अब विपक्ष के साथ साथ चिराग पासवान का बयान नीतीश कुमार के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। और अगर नीतीश कुमार अपराधियों पर लगाम नहीं लगा पाए तो इससे बड़े नुकसान का सामना बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर महागठबंधन की बैठक ने एनडीए खेमे में हलचल मचा दी है, क्योंकि इस बैठक में एनडीए को एक और झटका लगा है। हाल ही में एनडीए छोड़ने वाली आरएलजेपी अब महागठबंधन में शामिल हो गई है। महागठबंधन की बैठक में आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी पार्टी, वाम दलों के साथ पहली बार पशुपति पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी के नेताओं ने शिरकत की। जानकारी के मुताबिक सीट बंटवारे और सीएम फेस को लेकर इस बैठक में गहन मंथन हुआ, जिसे लेकर जल्द ही बड़े ऐलान की उम्मीद जताई जा रही है। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी ने 243 सीटों के बंटवारे पर चर्चा की, लेकिन नए दलों के शामिल होने से समीकरण उलझ गए हैं। दरअसल महागठबंधन में इस बार दो नई पार्टियां वीआईपी और आरजेडी के शामिल होने से सीटों का बंटवारा मुश्किल हो गया है, जिसके बाद ये तय माना जा रहा है कि आरजेडी और कांग्रेस को पहले से कुछ कम सीटों पर संतोष करना पड़ सकता है। कांग्रेस की तरफ से इस बात के संकेत भी दे दिए गए हैं कि वो पहले से कम सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बार वो उन सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है जहां पार्टी का आधार मजबूत हो। फिलहाल ये तय माना जा रहा है कि वाम दलों के हिस्से की सीटों में कमी नहीं होगी। वीआईपी को करीब 10 और पशुपति पारस की पार्टी आरएलजेपी को 6 सीटें मिल सकती हैं और इतनी ही सीटें कांग्रेस और आरजेडी के हिस्से से कम हो सकती हैं। लेकिन इन सब के बीच चर्चा तेजस्वी यादव को सीएम फेस घोषित करने की भी हो रही है। वैसे ये बात साफ है कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही महागठबंधन चुनाव लड़ेगा। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन की ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है। ये बैठक बिहार की सत्ता की जंग में महागठबंधन की रणनीति को मजबूत करने का संकेत दे रही है। एनडीए के खिलाफ एकजुटता और जमीनी मुद्दों पर फोकस के साथ महागठबंधन चुनाव को लेकर फ्रंट फुट पर दिखाई दे रहा है। अब सवाल यह है कि क्या महागठबंधन अपनी एकजुटता से बिहार चुनाव में बाजी मार पाएगा? इसके लिए कुछ महीनों का इंतजार और करना होगा। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई इंडिया गठबंधन की जीत है। कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग की मनमानी चली तो एसआईआर से ज्यादातर लोगों को निकाल दिया जाएगा। फिर लेवल फील्ड कहाँ है? चुनाव आयोग का फैसला मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये मसला महत्वपूर्ण है। 28 जुलाई को अगली सुनवाई है। हमारी सारी दलीलें खुली हैं। हमारी तरफ से जो दलीलें दी गई उसमें पहली बात तो ये कि हमने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि एसआईआर को निरस्त करें। सिंघवी ने चुनाव आयोग के दावों पर सवाल किए, जिसमें एसआईआर के लिए चुनाव आयोग लोगों से नागरिकता का सबूत मांग रहा है और इसकी जिम्मेदारी भी आम जनता पर डाल दी गई है। अगर कोई व्यक्ति अपने जन्म का प्रमाण पत्र या अपने माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र अगर दोनों जन्म से भारतीय नागरिक हो जो ये सबूत नहीं दे पाता है तो उसे वोटिंग लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। सबसे बड़ी बात ये कि कानून में बदलाव कर नहीं किया जा रहा, बल्कि प्रशासन के आदेश पर हो रहा है। सिंघवी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में एक बार शामिल हो जाता है तो बिना उचित प्रक्रिया के उसे नहीं हटाया जा सकता। सिंघवी ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की संदिग्ध वोटिंग लिस्ट में 5 करोड़ मतदाता है। अगर इनमें से 2 करोड़ वोटर निकाल दिए जाएं, तो फिर चुनाव कैसे होगा? चुनाव के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड चुनाव और वोटर का सबसे अहम आधार है। ये लोकतंत्र का आधार है और संवैधानिक मूल ढांचे का आधार है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही खतरनाक और अजीबोगरीब है। सिंघवी ने कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट में ये भी सवाल उठाया कि आज रेल टिकट से लेकर हवाई टिकट, अस्पताल, यूनिवर्सिटी, हर जगह आधार कार्ड लगता है। चुनाव आयोग ने भी वोटर कार्ड जारी किया है। इसके अलावा तीसरा राशन कार्ड जो हर घर में लोगों के पास होता है। लेकिन चुनाव आयोग कहता है कि हम इन तीनों को ही नहीं मानते।
सिंघवी ने कहा कि 2003 में ये प्रक्रिया हुई थी। उसके बाद से बिहार में 10 चुनाव हो गए, 5 लोकसभा, 5 विधानसभा। इन चुनावों में चुनाव आयोग को कोई आपत्ति नहीं थी, तो इस बार क्यों है? दूसरा, जब 2003 में ये प्रक्रिया बिहार में हुई तो विधानसभा चुनाव 2 वर्ष दूर था और लोकसभा चुनाव 1 वर्ष दूर था। इस बार जब चुनाव में कुछ ही महीने बचे हैं, तब ये प्रक्रिया क्यों की गई? सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल किया कि इतनी जल्दबाजी क्यों? चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे जयशंकर। एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। बीजिंग से शुरू होगी यात्रा, जिसके बाद वो तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। जयशंकर का ये दौरा काफी अहम। गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर जा रहे हैं विदेश मंत्री। भारत और चीन के बीच के रिश्ते में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है विदेश मंत्री का दौरा। आज जम्मू कश्मीर में मचेगा बवाल। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई को शहीद दिवस किया घोषित। उमर सरकार ने एलजी से की है आज के दिन सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार पर केंद्र के आगे झुकने के लगाए आरोप। 13 जुलाई 1931 में श्रीनगर के केंद्रीय जेल के बाहर अब्दुल कादिर के मुकदमे के दौरान हजारों कश्मीरी हुए थे जमा। इस दौरान अजान देने वाले एक युवक पर डोगरा सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिसमें 22 लोगों की गई थी जान। आज भी मेघालय दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 4 दिवसीय दौरे का अंतिम दिन आज। सौरा स्थित रामकृष्ण आश्रम स्कूल जाएंगी वित्त मंत्री। उसके बाद राज्य से दिल्ली के लिए हो जाएंगी रवाना। मेघालय में विकास पहलों की समीक्षा करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है उनके इस यात्रा का उद्देश्य। विदेश दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव। दुबई और स्पेन से मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार पर रहेगा फोकस। 7 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं सीएम यादव। इस यात्रा का मुख्य मकसद मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करना। निवेश की संभावनाओं पर उद्योगपतियों से संवाद करेंगे सीएम। दुबई में ऊर्जा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा फोकस, जबकि स्पेन में ऑटोमोबाइल डिजाइन और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। राजीव भवन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी कांग्रेस की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम विष्णुदेव साय के सरकारी आवास पर होगी। शाम 7:30 बजे बुलाई गई है बैठक। 14 जुलाई से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में गर्मा सकते हैं बिजली दर, शराब घोटाला और खाद के मुद्दे। बिहार के सहरसा में जनसभा करेंगे प्रशांत किशोर। राज्यकृत उच्च विद्यालय सौर बाजार में कार्यक्रम। जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी होंगे शामिल। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार की भी रहेगी मौजूदगी। ये सभा स्थानीय समस्याओं पर चर्चा का मंच बनेगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। सहरसा की जनता से इस जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचने की गई अपील। आज हरियाणा के कैथल में आयोजित की जाएगी हाफ मैराथन। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी हाफ मैराथन। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मैराथन को हरी झंडी देकर करेंगे रवाना। कैथल में अंबाला रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से होगी मैराथन की शुरुआत। 3 वर्गों में आयोजित होने वाले इस मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की प्रोफेशनल और 5 किलोमीटर की रन फॉर फन रेस शामिल है। आज उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आजाद समाज पार्टी का 10वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन सुबह 10 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद करेंगे शिरकत। भाईचारा बढ़ाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर जोर देना है इस सम्मेलन का मकसद। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और समाज के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। सामाजिक जागरूकता और एकजुटता का संदेश देगा ये सम्मेलन। आयोजन में विभिन्न वक्ता और कार्यकर्ता भी लेंगे हिस्सा। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए किए कड़े इंतजाम। आज मुंबई के भायखला स्थित अण्णा भाऊ साठे सभागृह में संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन। दोपहर 3 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य वक्ता के रूप में होंगे शामिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की जा रही है ये जनसभा। भारतीय संविधान के मूल्यों, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है इसका मकसद। संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का एक मंच होगी ये जनसभा। स्थानीय कांग्रेस इकाई और कार्यकर्ताओं के इस आयोजन में होंगी सक्रिय भागीदारी। आज पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन का बना रह सकता है खतरा। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद।
कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारों की संभावना। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश सहित तेज हवाएं चलने का अनुमान। दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश का है अनुमान। मथुरा के फरह स्थित एक निजी क्लिनिक पर इलाज कराने गई महिला के साथ चिकित्सक निजी क्लिनिक पर इलाज करने के लिए गई महिला के साथ चिकित्सक ने बेहोशी का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया। बेहोशी का इंजेक्शन देकर दुष्कर्म किया गया। पुलिस को सूचना देकर आरोपी को वहां से क्लिनिक बंद करके भाग गया, तो वहीं पिता ने थाने में आरोपी के खिलाफ तहरीर दी है। फरह थाना क्षेत्र के रेलवे फाटक स्थित एसआरडी पॉलीक्लिनिक बना हुआ है। थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला शुक्रवार शाम को क्लिनिक में इलाज कराने के लिए आई थी। चिकित्सक ने उसे क्लिनिक में भर्ती कर लिया। पीड़ित का आरोप है कि रात के अंधेरे में चिकित्सक ने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सुबह महिला का बेटा चाय नाश्ता लेकर पहुंचा तो उन्होंने बेटे को पूरी बात बताई। बेटे ने यूपी डायरेक्ट 112 पर फोन करके पुलिस को सूचना दी। दुष्कर्म की जानकारी मिलते ही पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की खलबली मच गई। फिलहाल पुलिस पीड़ित की तहरीर लेकर मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 12 जुलाई 2025 को थाना फरा पर एक शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें ये बताया गया कि एक महिला जो डॉक्टर अनिल कुमार की क्लिनिक पर अपना इलाज कराने गई थी एवं इलाज के दौरान वो एडमिट हुई थी, उसके साथ रात्रि में डॉक्टर अनिल ने दुराचार किया। इस शिकायत पर थाना फरा के द्वारा तत्काल मुकदमा पंजीकृत किया गया एवं पीड़िता को मेडिकल हेतु जिला चिकित्सालय मथुरा भेजा गया। डॉक्टर अनिल कुमार की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। मेडिकल रिपोर्ट एवं पीड़िता के बयानों एवं अन्य साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। मैं आपका मीना है, कहाँ की रहने वाली हैं? हुसैन अगला की। अच्छा, क्या घटना घटी है? मेरे साथ में डॉक्टर ने बोतल लगाई है, 2 दिन पहले गोली खिला दी है, 2 गोली और खिलाई, एक करके 2 बार। क्यों नींद आ जाए? नींद आ रही है, मैं नींद आ रही है मेरे को, तो समझ लो। उसने फिर बोला है कि बत्ती नहा दूँ। मैंने बत्ती मत नहाओ, मेरे को डर लग रहा है। क्यों? तुम तो मेरे को बाहर निकल जाते बार में, और मेरे को अंधेरा में डर लग रहा है। मुझे मालूम है मेरे को ये कोई कुछ मतलब सपना सा दिख रहा है मेरे को, आँख में चल रही है भाई। और फिर बोलो कि मैं यहाँ सो जाऊँ, कि मैं यहाँ सो जाऊँ। मैंने कहा खटिया आप सो जाओ। अरे पंखा ही नहीं है, तो पंखा का मैंने कहा भैया अपने तू पानी ले आओ। तो मेरे यहाँ सो रहे, झट जबरी करके मेरी जैसे नींद बिचक जा रही है। झट मेरे पास हूँ, इधर सो गया, पैरों में सो गया। अच्छा, क्या परेशानी थी आपको? पेट में दर्द हुआ था मेरे में, इन्फेक्शन है खून में, जांच बता ली वाले 4 दिन एडमिट करी कई बार। अच्छा, पैसा 3000 रुपये ले उसने। कहाँ का है डॉक्टर? अब हम बरारी का बता रहा हूँ। अच्छा, प्राइवेट है या सरकारी है? प्राइवेट है। तहरीर दे दिया आपने थाने में? हाँ, खबर आई थी। खबर इस वक्त सामने आ रही है औरैया से 2 जिले की सीमा जोड़ने वाले यमुना पुल से जुड़ी बड़ी खबर। जालौन और औरैया दोनों जनपद के डीएम और एसपी की आज संयुक्त बैठक औरैया में की गई। औरैया पुल पर पहुंचे दोनों डीएम और एसपी ने पुल का निरीक्षण किया। दोनों जिलों के डीएम और एसपी ने बैठक में पुल बंद होने पर आम जनमानस को होने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा की। बैठक में आवागमन को लेकर वैकल्पिक व्यवस्था का हल निकालने पर चर्चा की। पुल की मरम्मत होने के चलते यमुना पुल को पूर्णतः बंद करने की पड़ेगी जरूरत। कोठौंद क्षेत्र के लोगों को औरैया जाने और आने के लिए 200 किलोमीटर का करना पड़ सकता है सफर, जिसके चलते वैकल्पिक व्यवस्था खोजने की बैठक की। औरैया के ककोर मुख्यालय पर हुई बैठक। चीन के 3 दिवसीय दौरे पर जाएंगे जयशंकर। एससीओ शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी। बीजिंग से शुरू होगी यात्रा, जिसके बाद वो तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में होंगे शामिल। जयशंकर का ये दौरा काफी अहम। गलवान संघर्ष के बाद पहली बार चीन की यात्रा पर जा रहे हैं विदेश मंत्री। भारत और चीन के बीच के रिश्ते में एक नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है विदेश मंत्री का दौरा। आज जम्मू कश्मीर में मचेगा बवाल। सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 13 जुलाई को शहीद दिवस किया घोषित। उमर सरकार ने एलजी से की है आज के दिन सरकारी अवकाश घोषित करने की मांग। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने उमर सरकार पर केंद्र के आगे झुकने के लगाए आरोप। 13 जुलाई 1931 में श्रीनगर के केंद्रीय जेल के बाहर अब्दुल कादिर के मुकदमे के दौरान हजारों कश्मीरी हुए थे जमा। इस दौरान अजान देने वाले एक युवक पर डोगरा सैनिकों ने गोलियां चलाई, जिसमें 22 लोगों की गई थी जान। आज भी मेघालय दौरे पर रहेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 4 दिवसीय दौरे का अंतिम दिन आज। सौरा स्थित रामकृष्ण आश्रम स्कूल जाएंगी वित्त मंत्री। उसके बाद राज्य से दिल्ली के लिए हो जाएंगी रवाना।
मेघालय में विकास पहलों की समीक्षा करना, उद्यमिता को बढ़ावा देना और स्थानीय समुदाय के साथ जुड़ाव को मजबूत करना है उनके इस यात्रा का उद्देश्य। विदेश दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव दुबई और स्पेन से मध्य प्रदेश में निवेश और रोजगार पर रहेगा फोकस। 7 दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं सीएम यादव। इस यात्रा का मुख्य मकसद मध्य प्रदेश में निवेशकों को आकर्षित करना। निवेश की संभावनाओं पर उद्योगपतियों से संवाद करेंगे सीएम। दुबई में ऊर्जा, कपड़ा, खाद्य प्रसंस्करण और पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर रहेगा फोकस, जबकि स्पेन में ऑटोमोबाइल डिजाइन और टिकाऊ इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की संभावनाएं तलाशी जाएंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस और बीजेपी विधायक दल की आज होगी बैठक। काफी अहम मानी जा रही है ये बैठक। राजीव भवन में नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत की अध्यक्षता में होगी कांग्रेस की बैठक। बीजेपी विधायक दल की बैठक सीएम विष्णुदेव साय के सरकारी आवास पर होगी। शाम 7:30 बजे बुलाई गई है बैठक। 14 जुलाई से शुरू हो रहा है छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र। मानसून सत्र में गर्मा सकते हैं बिजली दर, शराब घोटाला और खाद के मुद्दे। बिहार के सहरसा में जनसभा करेंगे प्रशांत किशोर। राज्यकृत उच्च विद्यालय सौर बाजार में कार्यक्रम, जनसभा को करेंगे संबोधित। जनसुराज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह भी होंगे शामिल। साथ ही चुनाव प्रचार अभियान समिति के प्रदेश अध्यक्ष किशोर कुमार की भी रहेगी मौजूदगी। ये सभा स्थानीय समस्याओं पर चर्चा का मंच बनेगी। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और किसान हितों से जुड़े मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। सहरसा की जनता से इस जनसभा में बड़ी संख्या में पहुंचने की गई अपील। आज हरियाणा के कैथल में आयोजित की जाएगी हाफ मैराथन। युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करने के उद्देश्य से आयोजित की जाएगी हाफ मैराथन। प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इस मैराथन को हरी झंडी देकर करेंगे रवाना। कैथल में अंबाला रोड स्थित लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह से होगी मैराथन की शुरुआत। 3 वर्गों में आयोजित होने वाले इस मैराथन में 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की प्रोफेशनल और 5 किलोमीटर की रन फॉर फन रेस शामिल है। आज उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में आजाद समाज पार्टी का 10वां प्रबुद्ध जन सम्मेलन सुबह 10 बजे से शुरू होगा ये कार्यक्रम। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद करेंगे शिरकत। भाईचारा बढ़ाने और सामाजिक एकता को मजबूत करने पर जोर देना है इस सम्मेलन का मकसद। कार्यक्रम में सामाजिक समरसता, राष्ट्र निर्माण और समाज के उत्थान से जुड़े मुद्दों पर होगी चर्चा। सामाजिक जागरूकता और एकजुटता का संदेश देगा ये सम्मेलन। आयोजन में विभिन्न वक्ता और कार्यकर्ता भी लेंगे हिस्सा। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के लिए किए कड़े इंतजाम। आज मुंबई के भायखला स्थित अण्णा भाऊ साठे सभागृह में संविधान जिंदाबाद जनसभा का आयोजन दोपहर 3 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद और मशहूर शायर इमरान प्रतापगढ़ी मुख्य वक्ता के रूप में होंगे शामिल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और इसके अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित की जा रही है ये जनसभा। भारतीय संविधान के मूल्यों, सामाजिक एकता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों को बढ़ावा देना है इसका मकसद। संविधान के प्रति जागरूकता फैलाने और सामाजिक समरसता को मजबूत करने का एक मंच होगी ये जनसभा। स्थानीय कांग्रेस इकाई और कार्यकर्ताओं के इस आयोजन में होंगी सक्रिय भागीदारी। आज पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश और भूस्खलन का बना रह सकता है खतरा। पूर्वोत्तर राज्यों जैसे असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में मध्यम से भारी बारिश की उम्मीद। कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और गुजरात में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बौछारों की संभावना। दिल्ली, हरियाणा और पंजाब में हल्की से मध्यम बारिश सहित तेज हवाएं चलने का अनुमान। दक्षिणी राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में भी हल्की बारिश का है अनुमान। सावन माह की शुरुआत हो गई है, लोग शिव भक्ति में लीन हैं। ऐसे में आगरा में माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया गया। शनिवार सुबह थाना किरावली क्षेत्र के कस्बा मेढ़ाकोर में भाजपा नेता के घर के बाहर बने मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा शिव मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर खंडित कर दिया गया। घटना के बाद इलाके में लोगों में नाराजगी है। थाना किरावली के कस्बा मेढ़ाकोर के सामरथोक के रहने वाले तेज सिंह सोलंकी पुत्र मंगू सिंह भाजपा नेता व अकोला के मंडल मंत्री है। तेज सिंह ने बताया कि उनके घर के बाहर करीब 20 साल पुराना मंदिर बना हुआ है। मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियां रखी हुई है। रोजाना मोहल्ले के करीब 150 लोग यहाँ पर पूजा करने आते हैं। भाजपा नेता तेज सिंह के मुताबिक शनिवार सुबह 4 बजे श्रद्धालु मंदिर में पूजा करने आए। मंदिर में शिव परिवार की मूर्तियों को टूटा देख वे हैरान रह गए। शोर सुनकर अन्य लोग भी आए। सूचना पर थाना पुलिस पहुंच गए। थानाध्यक्ष किरावली नीरज कुमार ने बताया कि मामले में अज्ञात के खिलाफ तहरीर आई है। देखिए करमवीर सिंह की रिपोर्ट।
यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित फतेहपुर सीकरी में पर्यटकों की सुरक्षा और ऐतिहासिक धरोहर की संरक्षा के उद्देश्य से लगाए गए शाहकुली बैरियर अब स्थानीय नागरिकों के लिए परेशानी का सबब बनते जा रहे। बुलंद दरवाजे से सटी 10,000 से अधिक की आबादी वाली बस्ती के लोग इस एकमात्र रास्ते से आवाजाही करते हैं, लेकिन यहाँ तैनात सुरक्षा कर्मियों की मनमानी और अभद्रता ने आमजन का जीना मुश्किल कर दिया है। स्थानीय निवासी आरोप लगाते हैं कि बैरियर पर तैनात सुरक्षा गार्ड और ड्यूटी पर मौजूद पुलिसकर्मी जो वर्षों से इस स्थान पर कार्यरत हैं, जानबूझकर पहचान के बावजूद बस्ती आवश्यक वस्तुएं लाने वाले ऑटो पिकअप, ट्रैक्टर और अन्य तेरी सारी टूनिंग गलत है। इनकी टूनिंग ही गलत है। तेरी सबसे ज्यादा टूनिंग गलत है। सबसे ज्यादा पार वाला तेरी टूनिंग गलत है। आपसे मैं मेरे को बहुत पड़े। आप तेरी सबसे ज्यादा टूनिंग गलत है। कोई बात नहीं। तेरी सबसे ज्यादा टूनिंग गलत है। आप आवाज दबा रहे हो। आवाज दबा रहे हो। आवाज नहीं दबाते। आप आवाज दबा रहे हो। आप वाहन को प्रवेश से रोक लेते हैं। कई बार शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, जिससे लोगों में भारी रोष है। सूत्रों के अनुसार बैरियर पर तैनात होमगार्ड दरोगा रणजीत राणा बीते 6 वर्षों से लगातार इस स्थान पर ड्यूटी कर रहे। स्थानीय लोग आरोप लगाते हैं कि वह जो स्वयं सीकरी का ही निवासी द्वेष भावना से काम करते हुए आम नागरिकों को प्रताड़ित करता है। ये भी कहा जा रहा है कि वे पर्यटकों और स्थानीय रिश्तेदारों की गाड़ियों को खास पैसे देकर लेकर बादशाही दरवाजे तक पहुंचाने की छूट देता है, जबकि आम नागरिकों को बार बार रोका जाता है। एक ताजा मामला तब सामने आया जब एक बुजुर्ग पिता अपनी बेटी से मिलने उसके घर जा रहे थे, लेकिन उनकी गाड़ी को बैरियर पार नहीं करने दिया। पत्रकार द्वारा जब इसका कारण पूछा गया तो होमगार्ड ने वर्दी की हनक दिखाते हुए हाई वोल्टेज ड्रामा किया और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इसी के साथ बता दें कि स्थानीय लोगों की मांग है कि इस बैरियर को यहाँ तो स्थानांतरित किया जाए या फिर यहाँ पर लगातार बदसलूकी और रिश्वत के मामलों को जांच कर जिम्मेदार पुलिस कर्मियों को तत्काल हटाया जाए। आप कहाँ पर जा रहे थे? अभी पहाड़ पर जा रहे थे? हाँ जी। रिश्ते आपकी गाड़ी किराए पे लेकर आए? हाँ जी, हाँ जी। तो कौन लेकर आए किराए पर आपकी? भैया लेकर आए फौजी वाले। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? तो कहाँ के लिए? फतेहपुर सीकरी। हाँ, किस संबंध में आए? वो लड़की लाली लगाने आए हैं। ठीक है, तो पहाड़ पर आपको बैरियर पर रोक दिया? हाँ जी। किसने रोका? पुलिस कांस्टेबल, होमगार्ड ने? हाँ जी, हाँ जी। ठीक। उत्तर प्रदेश जिला आगरा कस्बा किरावली बाईपास चौराहे के सर्विस रोड पर जल भराव की समस्या का कारण दुकानदारों ने प्रदर्शन किया। समस्या को लेकर दुकानदार अभी भी सभी अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। दुकानदारों का कहना है कि जल भराव की समस्या को हम 6 वर्षों से झेल रहे हैं, उसके कारण हमारा व्यापार चौपट हो गया है। हमको अपने परिवार को पालने में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। व्यापार न चलने के कारण हम अपने बच्चों को स्कूल फीस, घर के खर्चे आदि को झेल नहीं पा रहे। हम प्रशासन से मांग करते हैं कि हमारी जल भराव की समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाए। मौजूद है किरावली कस्बे के बाईपास चौराहे पर। यहाँ पर दुकानदारों को काफी समय से परेशानियों का सामना कर रहा है। यहाँ जल भराव के कारण व्यापारियों का व्यापार रुका हुआ पड़ा है। जैसा हम देख रहे हैं, ये दुकानदारों के दुकानों के सामने, फड़ के सामने इस तरीके से पानी भरा हुआ है कि यहाँ पर कोई भी ग्राहक न तो इनकी दुकान पे जा सकता है, न अपना कोई वाहन से आ सकता है। जानते हैं ये दुकानदारों की समस्या है। ये कितने दिन से है? क्या नाम है आपका? मैं चंद प्रकाश शर्मा हूँ और व्यापारी हूँ। चौराहे मेरी दुकान है। लगभग 6-7 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। कई बार हमने NH के अधिकारियों को बुला के कुछ जानकारी दी है, उनको पूरा सर्वे कराया है। नगर पंचायत से भी कहा है कि आप कुछ मदद करो, पर किसी ने कोई मदद नहीं की है। आज स्थिति यह है कि लगभग 150 से 200 दुकानदार बिल्कुल काम बंद है हमारा। ठीक है, स्थिति बहुत खराब है। और अगर नगर पंचायत ये कहती है कि हमारे अधीन नहीं है, तो देखो ये गंदगी नगर पंचायत के अधीन नहीं है क्या? ये गंदगी का NH थोड़ी उठाएगी। गंदगी का ढेर हो जाता है, वो पानी के साथ नाले उतर जाता है, नाले रुक जाती है। स्थिति बहुत खराब है। जल निकासी कोई व्यवस्था नहीं है। हम बहुत परेशान है। या तो हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति देते प्रशासन, ADM साहब हमें देते, DM साहब देते, NH हमें लिख के देते भाई तुम मर जाओ, कुछ तो करो। मरने से बढ़िया रहेंगे। ये व्यापार को नहीं करना पड़ेगा। तहसील दिवस या SDM साहब, DM साहब को आप कितने समय से अवगत करा रहे हैं? लगभग हम 5 साल से अवगत करा रहे हैं। अब 2 साल से स्थिति खराब हो गई है कि अब घोटू पानी हर समय रहता है। पहले स्थिति ये थी कि जब बरसात के दिनों में 3 महीने रहता था, कोई दिक्कत नहीं, चलो हम झेल लेंगे। आज स्थिति ये है कि 2 महीने हम कमा के खा रहे हैं और 10 महीने बैठे खा रहे हैं। स्थिति ये है कि हम बच्चों की फीस नहीं भर पा रहे। ये समस्या के लिए आपने अभी फिलहाल में कोई किसी भी अधिकारी को अवगत कराया? अभी हमने अधिकारी को अवगत कराया, ADM साहबा को खुद बुला के सर्वे कराया है। और क्षेत्रीय विधायक आदरणीय चौधरी बाबूलाल जी स्वयं दिल्ली जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी से मिलकर के उन्होंने पूरी समस्या को वीडियो सहित अवगत कराया था। और उन्होंने NH को
तुरंत निर्देश किया था कि भाई तत्काल समस्या का समाधान किया जाए। आज तक कोई समस्या समाधान नहीं हुआ। NHAI के अधिकारियों का क्या कहना है? NHAI के अधिकारियों का कहना है कि ये समस्या हमारी नहीं है, ये समस्या है नगर पंचायत की है, और नगर पंचायत कह रहा है ये समस्या हमारी नहीं है, ये समस्या NH की है। हम तो कह तो दोनों हमें इच्छा मृत्यु की अनुमति दे दो, जिससे हमारा टेंशन खत्म हो जाएगा। पूरे व्यापारी सब लोग खड़े हैं, आप देख लो स्थिति है। 500 दुकानदारी होती है, क्या करें? इसके ऊपर किराया दुकान का निकालेंगे, बिजली का बिल भरेंगे, या बच्चों की फीस भरेंगे, या अपना गुजारा करेंगे। फतेहपुर सिकरी शनिवार दोपहर उपजिलाधिकारी नीलम तिवारी ने मूंग क्रय खरीद केंद्र का निरीक्षण किया। मोड़ बाईपास गल्ला मंडी स्थित प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन मूंग क्रय खरीद केंद्र पर अचानक से उपजिलाधिकारी जहां पहुंची, जहां उन्होंने किसानों से वार्ता करते हुए मूंग क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण से पूर्व भी क्षेत्र के 14 किसानों से 190 क्विंटल मूंग खरीदी जा चुकी थी और उपजिलाधिकारी ने मंडी समिति के अधिकारियों को किसी भी परेशानी में अवगत करने की बात कराई है और लापरवाही बरते जाने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। इस दौरान मंडी इंस्पेक्टर दिलीप सिंह, मूंग क्रय खरीद केंद्र प्रभारी आशीष जैन समेत कई किसान मौजूद रहे। देखिए करमवीर सिंह की रिपोर्ट। खबर जनपद एटा से है, जहां कस्बा मारहरा के अस्पताल चौराहा स्थित पुराने अस्पताल परिसर में अतिक्रमण पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की। वर्षों से जर्जर पड़े इस स्थान पर एक फल एवं सब्जी आढ़ती द्वारा टेन शेड और जाली से स्थायी दुकान बनाकर अवैध कब्जा किया था। इस अवैध कब्जे की शिकायत किसी व्यक्ति द्वारा जिलाधिकारी प्रेम रंजन सिंह से की गई थी। मामले की गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने राजस्व विभाग को मौके पर जाकर अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। इसी के साथ आदेश के अनुपालन में शनिवार को राजस्व विभाग की टीम पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और नगर पालिका की जेसीबी मंगवाकर अतिक्रमण ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व टीम और पुलिस बल के साथ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सरकारी संपत्तियों पर अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।